तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हमने समझ लिया है, तो चार्ज के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो यूनिट जो चार्ज की है वो मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे। कूलाम साहब का काम है COULOM, कूलाम। इन्हीं के नाम पे हम कैपिटल C जो है यूनिट को लिखते हैं। तो जो चार्ज की यूनिट है वो कूलाम, ठीक हो गया। तो जितना भी लिखेंगे उसके आगे C लिख देंगे, जो भी चार्ज हो गया। जैसे ट्यूब मान लेते हैं, ये लिख दे तो ट्यूब कूलाम हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज। ऐसे -2 कूलाम नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। उसके बाद मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि कूलाम साहब का जो काम था, कूलाम लॉ जो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, आप देखेंगे कि ये फंडामेंटल लॉ है, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं इसे। काफी हद तक न्यूटन लॉ जो ग्रेविटेशन था वैसा ही कुछ है। कूलाम साहब को इस बात पे थोड़ा सा एक दौर में हमें लगता है कि घमंड जैसा हो गया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आपको समझनी है तो पहले कूलाम लॉ को समझना पड़ेगा। इसी दौर में एक महान जर्मन मैथमेटिशियन रहे, या साइंटिस्ट कहना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि गॉस, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। गॉस के साथ दिक्कत ये थी कि गॉस ने फिजिक्स में भी बहुत शानदार काम किया, मैथ्स में भी। सॉरी, ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये थी कि एरोगेन ये भी कम नहीं थे, सहन करते नहीं थे। तो इन्होंने सोच लिया कि गुलाम से कुछ बेहतर काम करना है। तो गॉस ने एक नया लॉ डेवलप किया, हम उसे बाद में पढ़ेंगे। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब हम पहले कूलाम लॉ पढ़ेंगे, कूलाम लॉ के कुछ एप्लीकेशन भी करेंगे, बाद में फिर हम गॉस लॉ पढ़ेंगे और हम दिखाएंगे कि गॉस लॉ कूलाम लॉ से ज्यादा बेहतर है एप्लीकेशन के मामले में। तो इन मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो गॉस का काम यहाँ भी है, गॉस का काम मैग्नेटिज्म में भी है, और गॉस का काम ऑप्टिक्स में भी है, लाजवाब काम। और बाकी मैथ्स में तो गॉस वन ऑफ द बेस्ट है, उसमें कहने वाली बात ही नहीं। तो कूलाम्स लॉ पे जाने से पहले हम एक चीज बताना चाहेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगती है, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसको हेडिंग डालिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या है, और क्वांटाइजेशन क्या होता है, किसी भी चीज का क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। सरल शब्दों में कहें बच्चों कि चार्ज की सबसे छोटी यूनिट तय हो चुकी है। मतलब अगर जिस चीज का क्वांटाइजेशन आप कहना चाह रहे हैं ना, इसका मतलब आपने तय कर दिया कि इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है, और सबसे छोटी यूनिट है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम बोलते हैं आप एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ चार्ज जो आपके लेवल पे हम पढ़ाते हैं। इसका मतलब है इससे छोटी यूनिट नहीं हो सकती। और इसका ये भी मतलब है कि किसी भी बॉडी पर चार्ज अगर होगा तो वो 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, एंड सो। या अगर इतने निकलेंगे तो इतना ही, ये इलेक्ट्रॉन एडिशनल है तो माइनस में होगा, अगर इतने ही इलेक्ट्रॉन निकले तो इतना ही प्लस में होगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है, क्या मैं उसे n इंटू ई लिख सकता हूं फिर, लेकिन फिर n को क्या होना पड़ेगा, इंटीजर। इंटीजर। इसका ये भी मतलब है कि किसी भी बॉडी पर आप 3.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज नहीं कह सकते, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि 3.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज का क्या मतलब हो, अगर मतलब होता
तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर E/2 चार्ज भी पॉसिबल है किसी बॉडी पर। अभी हमने कहा कि नहीं, सबसे कम चार्ज जो होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज पॉसिबल है, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी है, हम यहीं तक सीमित रहेंगे। मतलब इससे कम चार्ज हो ही नहीं सकता। तो किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो E, 2E, 3E, 4E एंड सो, तो Q इक्वल टू N इंटू E, और N इंटीजर ही होगा और कुछ नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आप कहेंगे इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है बच्चों, ऐसा हम मास के लिए नहीं कर पाए। मास में हम ग्रेविटेशन में सबसे छोटी यूनिट तय नहीं कर पाए कि सबसे कम मास कौन सा माना जाए जिससे कम फिर मानना पॉसिबल ना हो। ऐसा कुछ नहीं हो पाया वहां। क्वांटाइजेशन ऑफ मास नाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं आया। तो जब कोई चीज सब जगह नहीं है, कुछ ही जगह है, तो वो खास होगी या नहीं होगी? सर नहीं होगी। होगी यार। जो चीज हर जगह है वो खास नहीं होगी, जो कुछ ही जगह कभी कभी होगी तो वो आपको याद रखनी पड़ती है कहाँ है और कहाँ नहीं है। जो चीज हर जगह है उसमें क्या बड़ी बात है? हाँ सर, तो हाँ, समझ रहा हूँ। कंसेप्ट के हिसाब से मतलब आपका जस्टिफिकेशन भी होगा। मैं समझ रहा हूँ कि आपने कहा जो चीज यूनिवर्सल है उसको क्यों नहीं पढ़ रहे हो, मैं भी मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट इस नजरिए से कह रहा था। चलो बच्चों, फिर हम इसे क्वांटाइजेशन को डिफाइन ही कर लेते हैं। तो हम ये कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, net charge on a conductor can be defined as Q equal to N into E, and N belongs to Z. It means charge on an electron, charge on an electron is the least possible charge, least possible चार्ज। आप कहेंगे इतना ही तो प्रोटॉन पे भी होता है, तो ठीक है, मतलब वही चार्ज है, अमाउंट तो वही कह रहा हूं मैं। वो प्रोटॉन पे है तो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे है तो नेगेटिव है। ज्यादातर बच्चों डिसाइडिंग फैक्टर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि प्रोटॉन तो कहीं मूव कर नहीं सकता, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में ही रहेगा, प्रोटॉन बाहर निकालना पॉसिबल भी नहीं है। तो न्यूक्लियस के बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स वाले पोर्शन में, तो इसलिए प्रोटॉन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो फोकस कंडक्टिंग, अगर इलेक्ट्रॉन का आना जाना, इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज का फ्लो, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन की बात की। तो क्वांटाइजेशन ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वही मिनिमम पॉसिबल चार्ज, तो उससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। यस सर। तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, छोटा सा, कोई बुक में देखता हूँ, छोटा सवाल पूछा जाए, शुरुआत है कोई। पहला क्वेश्चन है, यार ये बताइए, Fe या Fe प्लस प्लस प्लस, ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैसा है? Fe में। ठीक हो गया, इसमें तो इलेक्ट्रॉन 3 चले गए होंगे, तभी ऐसा हुआ होगा।
हीट हो गया। तो ऐसे ही हम लोग क्लोरीन और क्लोराइड आयन पे बात कर सकते हैं। ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे? सर क्लोराइड आयन में। अच्छा जी, चलो फिर ठीक है। एक सवाल और पूछता हूँ। किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो -1.6 कूलम है, तो प्लीज आप बताएंगे कि इसमें नॉर्मल से कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? नॉर्मल से कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? 0.6 ज्यादा है। हाँ जी, 0.6 ज्यादा इलेक्ट्रॉन। अच्छा नहीं बेटा, ये वाला ना, ये वाला लगाइए ऊपर। चार्ज आपको पता है 1.6 से है, माइनस तो ठीक है, वो छोड़िए, वो तो नेगेटिव। एन आपको नहीं पता है, और 8 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है ना, 1.6 × 10⁻⁹ मैंने आसान कैलकुलेशन दी है। तो एन कितना आ जाएगा? 10⁻19। दिस इज द एक्सेसिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, क्योंकि वरना तो ±0 हो जाता है। क्या मैं समझा पाया आप? यस सर। यस। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। गलतियां अगर क्लासरूम में नहीं करोगे तो कहाँ करोगे भाई? तो रिजल्ट जब भी आप बोलते हैं गलतियां होनी नेचुरल है, होते रहता है, उसको पॉजिटिवली लीजिएगा। तो मैंने ये समझाने की कोशिश की कि भाई इतना चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो चार्ज भी निकाला जा सकता है, मतलब इसका ये मतलब हुआ। क्लियर है ना? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल से। तो क्वांटाइजेशन समझ में आ गया है। तो अब हम फंडामेंटल चीज पढ़ेंगे। हेडिंग डालिएगा, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये फिर मास से इंस्पायर्ड है कि भाई जैसे मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ऐसे किसी चार्ज, किसी सिस्टम पे जो नेट चार्ज होता है, अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेट करना तो आप कोविड वाले फेज के बाद तो सभी जानते होंगे। आइसोलेटेड का मतलब कि बाहर से यस अंदर सर। ना आ सके कोई चीज, और अंदर से बाहर ना जा सके कोई चीज। तो फिर उस सिस्टम का नेट चार्ज कंजर्व रहेगा या नहीं? जितना है उतना ही रहेगा या नहीं? हाँ सर। तो प्लीज आप इसे लिखिए, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, the total amount of charge in an isolated system, in an isolated system remains constant, remains constant। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो ना घटेगा ना बढ़ेगा? दैट इज, आप ऐसे, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, वही मास के लिए भी लिखते थे हम लोग, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आप ना तो चार्ज पैदा कर सकते हैं ना चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर चार्ज केवल ट्रांसफर हो सकता है इधर से उधर, और वो भी किसके माध्यम से होगा बच्चों? चार्ज का ट्रांसफर किसके माध्यम से होना है? सर कंडक्टर्स। हाँ, और वो भी इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्या यहाँ तक क्लियर है?
Yes. यस सर। ठीक हो गया। तो हमारे पास अब इसको आज नहीं करेंगे। चीजों को लाइटली मत लीजिएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने जो पढ़ाया बहुत ही जबरदस्त चीज पढ़ाई, लेकिन ऐसा भी मत करिएगा कि हम इसे क्या पढ़ना है। नहीं, हर चीज में छोटे छोटे माइनर कंसेप्ट छिपे होते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे पहला आना चाहिए वो है कूलाम लॉ, लेकिन मैं आज नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कूलाम लॉ एक्सप्लेन करना, उसकी लिमिटेशन, उसका ग्रेविटेशन के साथ कंपैरिजन, वो एक साथ हो तो अच्छा रहेगा, उसमें 20 मिनट 25 मिनट से ऊपर लगेंगे। तो अभी अब मैथ्स का टाइम होगा, हम लोग ठीक 6 बजे जुड़ते हैं मैथ्स के लिए। थैंक यू।